हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तसबुकी को पता चल जाता है कि नाओही सकूरा है, लेकिन तसबुकी ये बात मानने को तैयार नहीं होता कि नाओही सकूरा है। तसबुकी बस इतना ही मानता है कि नाओ उससे प्यार करती है और वो भी उससे प्यार करता है, इसलिए कोई भी बात उन दोनों के बीच नहीं आ सकती। इधर नाओ डिसाइड कर लेती है कि वो उस दिन की सच्चाई पता लगा कर रहेगी। आखिरकार तसबुकी के पापा को किसने मारा और किसने उसकी मॉम को फंसाया, और नाओ उसी बात का पता लगाने के लिए उसी जगह पर जाती है, पर वो जगह बिल्कुल लॉक रहती है। तो नाओ पिछले दरवाजे से उस जगह पर जाने की कोशिश करती है, पर वो भी दरवाजा लॉक रहता है कि तभी उधर से यामा आता है और नाओ से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाओ यामा से उस कमरे के बारे में पूछती है, तो यामा नाओ को बताता है कि ये कमरा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, वो भी ट्यूबलाइट टी सेरेमनी पर। इस दिन दादाजी इस कमरे को खोलते हैं और जाकर यहाँ पर ड्रिंक करते हैं और अपने मरे हुए बेटे को याद करते हैं। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हारे और तसबुकी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो नाओ कहती है, हाँ हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। तो यामा कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा तसबुकी के साथ रहना, उसे कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी में बहुत ही बदलाव आ गया है। क्योंकि तुम्हारे आने के बाद तसबुकी हंसना सीख गया है, लोगों से अच्छे से बात करना सीख गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा तसबुकी के साथ रहो और उसे हमेशा सपोर्ट करो। तो नाओ ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। तब नाओ डिसाइड कर लेती है कि जिस दिन ये रूम खुलेगा उस दिन वो इस रूम में जाकर सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। आगे ट्यूबलाइट टी सेरेमनी का दिन भी आ जाता है, तो तसबुकी और नाओ सारे मेहमानों का अच्छे से वेलकम करते हैं और उन्हें अच्छे से ट्रीट करते हैं। इधर तसबुकी की माँ दादाजी के रूम में उस बिल को खोजने की कोशिश करती है, पर उसे वो बिल कहीं नहीं मिलता कि तभी उधर से दादाजी की एंट्री होती है और वो तसबुकी की माँ को कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम ये ढूंढने तो नहीं आई। तो तसबुकी की माँ दादाजी को वो बिल देने को कहती है, पर दादाजी तसबुकी की माँ को वो बिल नहीं देते। तो तसबुकी की माँ दादाजी से वो बिल को छीनने लगती है। तो दादाजी कहते हैं, तुम आज भी वैसी ही हो जैसे तुम 15 साल पहले थी। मैं तुम्हें इस घर में बहू बनाकर लाया था और मैंने ही तुम्हें अपने बेटे के लिए चुना था। मैंने सोचा था तुम हमारे घर की फूल हो जो हमारे घर आंगन को महका देगी, लेकिन तुम तो एक नागिन निकली जिसने अपने ही घर को डस लिया। मैंने तुम्हें दूसरे आदमी के साथ देख लिया था। अगर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मैं कभी भी किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैंने खुद तुम्हें दूसरे आदमी के साथ देखा था, समझी। तुम मेरे बेटे को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस स्टोर की मालिक बनने के हकदार हो। तो तसबुकी की माँ कहती है, आपको क्या लगता है मैं पहले ऐसी थी। बिल्कुल नहीं, मैं पहले ऐसी नहीं थी। ये सब आपके बेटे की वजह से हुआ है। आपके बेटे ने मुझे धोखा दिया, उसने कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाया और ना ही खुद को छूने दिया। वो हमेशा से उस औरत से प्यार करता था। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरे बहुत सारे सपने थे कि मैं अपने पति के साथ खुश रहूं, लेकिन आपके बेटे ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए। आगे तसबुकी की माँ दादाजी से उस बिल को छीनने लगती है और इसी चक्कर में दादाजी नीचे गिर जाते हैं और उनके सर पर चोट भी लग जाती है। तो तसबुकी की माँ ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है और उस बिल को लेकर वहाँ से भाग जाती है और दादाजी को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देती है। और वहाँ पर एक कैंडल भी गिर जाती है, जिससे उस घर में धीरे धीरे आग लगने लगती है। इधर सारे मेहमान दादाजी का वेट कर रहे होते हैं, पर दादाजी बाहर ही नहीं आते। दूसरी तरफ नाओ तसबुकी को कहती है, मैं दादाजी के रूम से कैंडल बदल कर आती हूँ। तो तसबुकी कहता है, फिर ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और नाओ ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे नाओ दादाजी को ढूंढने जाती है, पर नाओ को दादाजी कहीं नहीं मिलते। तो नाओ को लगता है शायद दादाजी उसी रूम में गए होंगे। तो नाओ भी उसी रूम में जाती है, तो वो वहाँ देखती है कि तसबुकी की माँ मास्टर के कपड़े को देख रही है। कि तभी नाओ को याद आता है कि बचपन में उसने जिस इंसान को मास्टर के पास देखा था वो कोई और नहीं बल्कि तसबुकी की माँ थी। तो नाओ को फाइनली सारा माजरा समझ में आता है कि मास्टर को उसकी माँ ने नहीं बल्कि तसबुकी की माँ ने मारा था, और तसबुकी की माँ ने उसकी माँ से बदला लेने के लिए सारा इल्जाम जानबूझकर उसकी माँ पर डाल दिया। आगे तसबुकी की माँ नाओ को देख लेती है और वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नाओ कहती है, ये सवाल तो मुझे भी पूछना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो तसबुकी की माँ झूठ बोलने लगती है कि उसे अपने हस्बैंड की याद आ रही थी, इसलिए वो इस रूम में आई। दूसरी तरफ तसबुकी नाओ को खोजता है, क्योंकि वो बहुत देर से वापस नहीं आई हुई होती है। तो तसबुकी सोचने लगता है, उसे गए हुए तो बहुत टाइम हो गया, वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो तसबुकी नाओ को ढूंढने के लिए चला जाता है और एक्सीडेंटली तसबुकी भी उसी रूम में चला जाता है जिस रूम में तसबुकी की माँ और नाओ रहती है। आगे नाओ तसबुकी की माँ
माँ को डायरेक्टली कह देती है, मुझे पता है आपने ही मास्टर को मारा था। तो तसबुकी की माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ही मास्टर को मारा था। तो नाव कहती है, क्योंकि मैंने आपको वहाँ देखा था और मैं एकमात्र सबूत हूँ जो प्रूफ कर सकता है कि आपने मास्टर को मारा था। तो तसबुकी की माँ कहती है, तुम कौन हो? तो नाव कहती है, मैं सकूरा हूँ। तो तसबुकी की माँ कहती है, फाइनली तुमने एक्सेप्ट तो किया, तुम सकूरा हो। देखा तसबुकी, मैंने तुमसे कहा था ना ये लड़की सकूरा है। तो नाव जैसे ही तसबुकी का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड रहती है, क्योंकि तसबुकी ने भी ये सब सुन लिया होता है। तो तसबुकी नाव को गुस्से वाली नजरों से देखता है। तो नाव तसबुकी को रोकती है और कहती है, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन लो। तो तसबुकी नाव के करीब जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो नाव कहती है, मेरा तुमसे झूठ बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैं बस अपनी माँ की बेगुनाही साबित करना चाहती थी, मैं बस इसी के लिए यहाँ पर आई थी। तो तसबुकी कहता है, तुमने मुझे शुरुआत से ही धोखा दिया है, तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगा। और ये कहकर तसबुकी वहाँ से जाने लगता है। तो कि तभी उधर से ज़ॉम्बी आता है और तसबुकी को बताता है कि घर में आग लग गई है। तो तसबुकी कहता है, दादाजी कहाँ है? तो यामा कहता है, शायद दादाजी आग के अंदर फंस गए हैं। तो तसबुकी यामा को कहता है, जाइए सबको जल्दी इस घर से बाहर निकालिए और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाइए। तो यामा कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तो तसबुकी भी जाने लगता है। नाव कहती है, बिना तुम मेरी बात सुने नहीं जा सकते, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, इसलिए तुम्हें वापस आना होगा मेरे पास। तो तसबुकी ये सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है और नाव वहीं पर तसबुकी का वेट करती है। आगे तसबुकी दादाजी को बचाने के लिए आग में कूद जाता है, पर आग इतनी ज्यादा लग जाती है जिस वजह से तसबुकी आग के बीचों बीच नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगता है, ये एक ना एक दिन तो होना ही था, ये स्टोर सकूरा का है और वो एक ना एक दिन इस स्टोर को लेकर चली जाएगी। और तसबुकी नाव के धोखों को याद करके बेचारा इतना बेबस महसूस करता है कि वो दोबारा उठ भी नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर नाव तसबुकी का इंतजार करती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने तसबुकी को इतना हर्ट किया। कि तभी उधर से कोई आ रहा होता है तो नाव को लगता है कि तसबुकी आ गया, लेकिन जैसे ही नाव देखती है तो वो तसबुकी नहीं बल्कि ज़ॉम्बी रहता है। तो नाव जैसे ही ज़ॉम्बी को देखती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। कि तभी वहाँ पर वो मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और नाव को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। आगे जब नाव की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। तो नाव यूको से पूछती है, तसबुकी कहाँ है? उसे चोट तो नहीं लगी ना? मुझे उसके पास जाना है, प्लीज बताओ तसबुकी कहाँ है? तो यूको नाव को संभालती है और कहती है, मुझे नहीं पता तसबुकी कहाँ है, लेकिन मुझे इतना पता है आग में किसी को चोट नहीं लगी और ना ही किसी की मौत हुई, इसलिए तुम टेंशन मत लो, तसबुकी ठीक होगा। तो नाव ये सुनकर राहत महसूस करती है। कि तभी नाव को पता चलता है कि उसका बच्चा भी नहीं रहा। तो नाव ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खूब रोती है। तो यूको नाव को संभालती है। इधर वो मिस्टीरियस आदमी ज़ॉम्बी से पूछता है, क्या तसबुकी को होश आ गया? तो ज़ॉम्बी कहता है, नहीं, अभी वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, अभी तक उसे होश नहीं आया। वैसे अब नाव क्या करेगी? क्या वो फिर से उस घर में वापस जाएगी या कहीं और? तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, मुझे नहीं पता नाव क्या करेगी, वो नाव पे डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं तो तसबुकी दादाजी के जगह पर उनका काम संभालता है, क्योंकि दादाजी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और उन्हें अभी तक होश नहीं आया हुआ होता है। तो तसबुकी की माँ तसबुकी की हालत देखकर तसबुकी को कहती है, तुम कब तक उस बुढ़े का काम संभालोगे? तुम्हें पता है ना तुम यहाँ के मालिक हो। तो तसबुकी कहता है, मैं अभी यहाँ का मालिक नहीं हूँ, अभी दादाजी बेहोश हैं, इसलिए मुझे उनका सारा काम करना होगा ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। और तो तसबुकी की माँ कहती है, तुम अब भी नाव को ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है ना उस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया है और तुम अब भी उसे ढूंढ रहे हो। तो तसबुकी अपनी माँ को इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि वो नाव को क्यों ढूंढ रहा है। और तसबुकी को अब ये भी नहीं पता कि अब वो नाव से प्यार करता भी है या उससे अब नफरत करता है। आगे नाव को न्यूज के जरिए पता चलता है कि तसबुकी ने आग में जाकर मिठाई बनाने वाले सामान को बचाया। तो नाव ये न्यूज देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहती है और वो सोचती है तसबुकी ने उसे छोड़कर उन सामानों को चुना। तसबुकी के लिए बस वो स्टोर मायने रखता है, वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तो बेचारी का ये सब देखकर पूरी तरह दिल टूट जाता है। आगे मिस्टीरियस आदमी नाव से पूछता है, तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो या कहीं और? अगर तुम उस घर में वापस गई तो तुम्हें बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो नाव कहती है, मैं उस घर में वापस जाना नहीं चाहती, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, तसबुकी से भी दूर।
क्योंकि नाव को लगता है कि तसबुकी उससे प्यार नहीं करता। अगर उससे वो प्यार करता तो वो उससे जरूर मिलने आता। वेल इधर नाव को क्या पता तसबुकी की हालत इतनी खराब थी कि उसे 10 दिनों तक होश भी नहीं आया था और जब तसबुकी को होश आया तब तक नाव जा चुकी थी। आगे सियोरी तसबुकी के साथ मिठाई बना रही होती है तो तसबुकी सियोरी को देखता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब तसबुकी आग के बीचों बीच फंस गया था तो सियोरी ने ही उसकी जान बचाई थी और इस चक्कर में सियोरी का चेहरा भी जल गया था। तो तसबुकी को सियोरी के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसका चेहरा जल गया। तो तसबुकी सियोरी को मिठाई बनाना सिखाता है और कहता है तुम हमेशा रेड ही क्यों पहनती हो। तो सियोरी कहती है मैं हमेशा रेड इसलिए पहनती हूँ ताकि लोग मुझे नोटिस करे। तुम्हें पता है ना मुझसे 2 बड़ी बहनें हैं और वो दोनों बहनें मुझसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट हैं, इसलिए पापा भी उसे ही पसंद करते हैं और मेरे पापा को लगता है कि मेरी शादी करा देना ही मेरे लिए बेस्ट चॉइस है क्योंकि मेरे पापा को मेरे में कुछ भी स्पेशल नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं सबका अटेंशन पाने के लिए रेड कपड़े पहनती हूँ ताकि वो लोग मुझे देखें। तो तसबुकी सियोरी को कहता है तुम अपने आप में बेस्ट हो, अगर तुम कुछ करना चाहती हो तो मन लगाकर करो तो तुम्हें तरक्की जरूर मिलेगी। आगे सियोरी के पापा सियोरी का रिश्ता फाइनल करते हैं पर सियोरी उस रिश्ते से मना कर देती है और अपने पापा को कहती है अब मैं और आपके मुताबिक नहीं चलूंगी, मैं अब वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और सियोरी अपने पापा का घर छोड़कर तसबुकी के पास जाती है और तसबुकी को कहती है क्या तुम मुझे अपने स्टोर में एक छोटा सा काम दोगे, मैं बहुत मेहनत करूंगी, प्लीज मुझे एक मौका दे दो अपने स्टोर में काम करने का। तो तसबुकी सियोरी को काम पर रख लेता है। दूसरी तरफ आगे तसबुकी दादाजी से मिलने जाता है और उनके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाता है कि तभी तसबुकी की नजर वहाँ पर पड़े फ्लावर्स पर पड़ती है। तो तसबुकी नर्स से पूछता है ये फ्लावर कौन लेकर आया। तो नर्स कहती है मुझे नहीं पता, मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो तसबुकी जैसे वो फ्लावर देखता है तो उसे लगता है कि ये फ्लावर्स नाव लेकर आई है। तो तसबुकी नाव को ढूंढने के लिए चला जाता है तो उसकी नज़र नाव पर पड़ती है और वो उसके पीछे भी जाता है पर उससे पहले ही नाव वहाँ से गायब हो जाती है। इधर तसबुकी की माँ जब वो व्हील खोलकर देखती है तो वो व्हील बिल्कुल खाली रहता है। तो तसबुकी की माँ ये देखकर समझ जाती है कि दादाजी ने उसे धोखा दिया और उन्होंने असली व्हील कहीं और छुपा कर रखी है। आगे 3 साल का लीप आ जाता है और इन 3 साल के अंदर तसबुकी का स्टोर उसी मुकाम पर आ जाता है जहाँ 15 साल पहले था और सियोरी उस स्टोर को अच्छे से संभालती है और सारे कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करती है। लेकिन इन 3 सालों में तसबुकी बहुत बिजी हो जाता है और वो बहुत कम ही मिठाई बना पाता है। आगे तसबुकी की माँ सियोरी को अपने पास बुलाती है और तसबुकी की माँ सियोरी को कहती है जाकर तुम मेरे बेटे पर डोरे डालो ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके और उस नाव को भूल सके। वैसे भी नाव को गए हुए 3 साल हो गए हैं, वो पक्का नाव को भूल गया होगा, इसलिए तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है तसबुकी को पाने का। तो सियोरी तसबुकी की माँ की बातों में आ जाती है और सियोरी तसबुकी के पास जाती है और उसे अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है। तो सियोरी वहाँ से चली जाती है। तो ज़ॉम्बी तसबुकी को पैसे देता है और कहता है ये रहा मेरा लास्ट किस, आज से मेरा कर्जा खत्म हुआ। तो तसबुकी कहता है कल से तुम मिठाइयाँ बना सकते हो। तो ज़ॉम्बी जैसे ये सुनता है कि वो कल से मिठाइयाँ बना सकता है तो वो बहुत खुश होता है और कहता है नाव रहती तो वो भी ये सुनकर बहुत खुश होती। तसबुकी क्या तुम्हें नाव की याद नहीं आती। तो तसबुकी ये सुनकर सैड हो जाता है और कहता है मैं जब भी मिठाइयाँ बनाता हूँ तो मुझे नाव की याद आती है क्योंकि नाव को मिठाइयाँ बनाना बहुत पसंद था और वो जब भी मिठाइयाँ बनाती थी तो वो उसी में खो जाती थी। लेकिन अब नाव को गए हुए 3 साल हो चुके हैं, उसने तो लाइफ में मूव ऑन भी कर लिया होगा, इसलिए अब मुझे नाव के बारे में कोई बात नहीं करनी। आगे तसबुकी बिजनेस के सिलसिले में एक लेडी से मिलने जाता है तो वो लेडी तसबुकी को बताती है कि वो 1 साल से एक स्टोर के साथ बिजनेस कर रही है और उसका स्वीट बहुत ही अच्छा है। तो तसबुकी जैसे ही उस स्टोर का नाम सुनता है तो उसे लगता है कि ये स्टोर कहीं नाव का तो नहीं। वेल इधर वो स्टोर नाव का ही होता है। तो वो मिस्टीरियस आदमी नाव को कहता है वो लेडी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई है। तो नाव ये सुनकर बहुत खुश होती है। तो वो मिस्टीरियस आदमी कहता है लेकिन अब तुम्हें तसबुकी का सामना करना होगा क्योंकि वो भी इस डील के पीछे पड़ा हुआ है। तो नाव कहती है अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं तसबुकी के स्टोर को बर्बाद करके रहूंगी। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।